नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम MPTET 2022 में जो वर्ग 3 के पेपर हुए थे, हम 5 मार्च दूसरी शिफ्ट के पेपर को आज हल करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है, बच्चे की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े, बच्चे को मुख्य शीर्षक याद हो। याद करना हमारा आंसर नहीं रहेगा, चाहे आप बाल विकास या उसकी पेडागोजी हल कर रहे हो या किसी भी विषय की पेडागोजी हल कर रहे हो, तो ये याद करना रटना एक नेगेटिव वर्ड होता है। बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हो, तो यह भी जरूरी नहीं है। यानी आप समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग कर रहे हो तो इसका अर्थ है कि शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है। अगला है हमारा, प्राइमरी कक्षा में पठन का उद्देश्य इनमें से क्या नहीं है। यानी पढ़ने का उद्देश्य क्या नहीं है पठन शिक्षण का। तो विद्यार्थी पाठ्यपुस्तक अथवा उसके जोड़ की पाठ्य सामग्री को शुद्ध उच्चारण, उचित स्वराघात और बालाघात के साथ पढ़ सकें, या विद्यार्थी उपयुक्त गति से पढ़ सकें, प्रश्नों के उत्तर याद कर सकें, या विद्यार्थी अपने स्तर की पुस्तकों के अध्ययन से मनोरंजन प्राप्त कर सकें। तो हमसे पूछा है नहीं है, मतलब हमें नेगेटिव ढूंढना है। तो नेगेटिव क्या रहेगा, प्रश्नों के उत्तर याद कर सकें, ये उद्देश्य नहीं रहेगा पठन शिक्षण का। अगला है, निम्न में से संज्ञानात्मक संप्रति का न्यूनतम स्तर क्या है। तो संज्ञानात्मक संप्रति का न्यूनतम स्तर है ज्ञान। बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षाओं में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो यहाँ बहुसांस्कृतिक के मतलब है विभिन्न संस्कृतियों से, यानी विभिन्न संस्कृतियों से आने वाले बच्चे जिस कक्षा में अध्ययन करें, तो उसमें शिक्षक को क्या करना चाहिए, मौखिक कौशलों पर बल देना चाहिए, अभिव्यक्तात्मक कौशल पर बल देना चाहिए, परस्पर बातचीत करने के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए, या बच्चों को मानक भाषा के प्रयोग लेके आना चाहिए। तो हमें यहाँ पर मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परस्पर बातचीत करने के अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। इससे उनकी भाषा का और ज़्यादा विकास होगा, क्योंकि बहुसंस्कृति के बच्चे आपस में यदि परस्पर क्रियाएं करेंगे तो अपनी भाषाओं का आदान प्रदान करेंगे और बच्चा ज़्यादा सीखेगा। भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक है, शिक्षक बहुत सारी भाषाएं जानता हो, नहीं। भाषा व्याकरण अच्छी तरह याद हो, याद मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। अलग अलग संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर, या शब्दार्थ के लिए शब्दकोश का प्रयोग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलग अलग संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। अवसर से सबसे ज़्यादा सीखते हैं। किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन से तर्क उचित नहीं है, यानी नेगेटिव ढूंढना है हमें कहानी कथन की आवश्यकता में। तो सभी बच्चों को सुनने का परिवेश मिलता है, कहानी यदि आप क्लास में कह रहे हैं तो सही है। सभी बच्चे की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है। सी, बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं, जी ये भी सही है। सभी बच्चों की क्षमता के अनुसार कल्पना शक्ति का भी विकास होता है कहानी कथन से, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा नेगेटिव है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक मिनट, इससे हमसे पूछा गया है इसमें कि किसी भाषा कक्षा में बच्चों कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है। तो इसका आंसर इसमें तो डी दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से तो इसका आंसर बी होना चाहिए। अगला है हमारा, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को डैश से पृथक नहीं किया जा सकता। तो सीखने को किससे पृथक नहीं किया जा सकता, उसके सामाजिक संदर्भ से, पुनर्बलन से, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से, या अवबोधन प्रक्रिया से। तो सीखने को उसके सामाजिक संदर्भ से पृथक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सामाजिक जो संपर्क की बात करते हैं, सामाजिक संदर्भ की बात करते हैं, तो वह है वाइगोत्स्की। ये आपको अक्सर देखने को मिलेंगे, यानी इनके अनुसार यहाँ पर बात की गई है। अगला है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, यह बात सही है। भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक रहता है, कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर ये केवल आ गया, तो यही हमारा आंसर होगा। आगे हम कथन पढ़ें तो भाषा में सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है, यह भी सही है। समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है, यह भी सही है। अगला है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय है। व्यापक मतलब बहुत ज़्यादा फैला हुआ, विस्तृत। संज्ञानात्मक या सहसंज्ञानात्मक, केवल संज्ञानात्मक तो केवल यह आंसर नहीं होगा, केवल सहसंज्ञानात्मक तो यह भी आंसर नहीं होगा, ना तो संज्ञानात्मक और ना ही सहसंज्ञानात्मक तो यह भी आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, कहानी कविता गीतों और नाटकों के माध्यम से केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, तो ये आंसर नहीं रहेगा। अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, केवल अपनी, देखो 3 ऑप्शन में केवल है, तो ये आंसर नहीं रहेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि कहानी कविता गीतों और नाटक से केवल ये चीज़ें नहीं होती। यदि आप कोई भी केवल वाले को सिलेक्ट करेंगे तो इसका आंसर मतलब ये हो जाएगा कि आपने उसको सीमित कर दिया, तो इन चीज़ों को सीमित नहीं करना है। अगला है,
भाषा सीखने के लिए कौन सा साधन सबसे उपयुक्त माना जाता है? तो भाई अनुकरण करना, यानी अनुकरण करना होता है किसी चीज़ को दोहराना। जैसा आप किसी को करके दोहराते हैं, जैसे आप अनुकरण का अर्थ ऐसे समझ सकते हैं कि आपने देखा किसी हेयर स्टाइल आप अनुकरण करते हैं, जैसे एक हनी सिंह कटिंग चलती थी, तो इसका अनुकरण ही तो किया है कि जैसा उसने किया वैसा हमें करना। तो अनुकरण से भी भाषा का विकास सबसे उपयुक्त माना जाता है। अगला है हमारा, बच्चे के हमारे अनुभव को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ यह है कि कक्षा में बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने में विभिन्न अनुभवों को स्वयं से जोड़ने के अवसर ना दिए जाए। नहीं, है तो गलत बात होगी। बच्चे के अनुभव के बारे में कोई बात ना की जाए, ये भी गलत रहेगा। डायरी लेखन के बारे में बात की जाए या बच्चे को विविध संदर्भों में अनुभव करने में विभिन्न अनुभव में स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाए, ये सबसे अप्रोप्रिएट और सबसे पॉजिटिव आंसर रहेगा। अगला है, संगीता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है। कविता भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किसके प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे? आप हिंदी पढ़ाते हैं कक्षा 8 में, तो कविता भाव के बारे में आप बात करते समय उन्हें यानी बच्चों को किसके प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे? तो कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता। बी, व्याकरण पर जोर दिया जाए, कविता का कोई निश्चित भाव नहीं होता। या कविता की भाषा पर विशेष बल दिया जाए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता। एक निश्चित भाव मतलब एक भाव में कविता नहीं हो सकती, कविता में बहुत सारे भाव निहित रहते हैं। अगला, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में, इसका आंसर होगा साधक रहती हैं, ऑप्शन बी। भाषा की पाठ्य पुस्तकें अभ्यास परक ही होनी चाहिए, मतलब अभ्यास परक ही, यानी इसका आंसर केवल के रूप में आ गया, तो ये नहीं होगा। साधन है, साध्य है, भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन भी नहीं है, तो इसका आंसर होगा बी, साधन है। अगला, अब ये यहाँ पर हमारे जो अनसीन पैसेज टाइप हैं, इनसे पद्यांश और गद्यांश से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको उन्हीं में से ढूंढने वाले भी प्रश्न रहेंगे और कुछ व्याकरण भी पूछी जाएगी। जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सतसई में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है, संख्यावाचक है। इस प्रकार से आपसे पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पर एक ये पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार से आपको ये 15 नंबर की जो हिंदी रहेगी या कोई भी भाषा रहेगी, पेडागोजी पूछी जाएगी और 15 नंबर की आपके उसमें से सब्जेक्ट यानी जो पद और गद्य रहेंगी। कुछ प्रश्न में से उन्हीं में से ढूंढने पड़ेंगे और कुछ प्रश्न आपको व्याकरण के रहेंगे। अब हम यदि अगले सेक्शन की बात करें तो हमारा अगला सेक्शन आ जाएगा, अगला सेक्शन हमारा आ जाएगा अब यहाँ पर गणित का। तो अब पहला प्रश्न हम देखें तो योग का पता लगा, यहाँ पर जोड़ना है, इसको आपको पूरा नहीं जोड़ना है। आपने एक यूनिट डिजिट मेथड पढ़ी हो तो यहाँ पर देखो हमारा हर तो समान है, मतलब एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है, तो नीचे तो आपका 826 आएगा, ये क्लियर है। लेकिन यहाँ पर आपको एक दिक्कत रहेगी कि यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में 826 नहीं है, मतलब इनको क्या किया गया है कि जोड़कर काट दिया गया है। तो हमें ऊपर ऊपर की संख्या को जोड़ लेते हैं। तो 7 7 14 की 4 हासिल 1, 7 4 11 1 12 की 2 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5, यानी ऊपर आ गया 524 और नीचे रहेगा हमारा 826। तो 826 यदि हम इसको काटेंगे तो हमारा, हाँ यदि हम इसको काटेंगे और हल करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ जाएगा 524 बटे 251, 524 बटे 251, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला हम देखें यदि तो एक साइट की असली कीमत $30 थी, इसके बाद इसे घटाकर $15 कर दिया गया। साइट के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई है? भाई $30 थी, 15 कर दिया, मतलब आधा कर दिया, तो 50% की कमी हो गई। इसको तो हल करने की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला है, आशु के पास लिखने के लिए 24 पेज थे, शाम तक उसने अपना 25% काम पूरा कर लिया, तो कितना बचे, मतलब कितना बचेगा? भाई 24 का 75% निकाल देंगे, 75 बटे 100, तो 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3 से काटेंगे 3 8 24 और यहाँ पर 25 तिया 3 बटे 4 रहेगा, तो 4 से काटेंगे 4 6 24 और ऊपर रहेगा 3, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 3 18 पेज बचे रहेंगे। अगला है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 12.5% 64 है। तो कोई चीज़ हमेशा रहती है प्रतिशत में यदि तो 100% रहती है। यहाँ पर 12.5% यानी कितना दिया हुआ है 64, और 12.5% तो हमें 100% बनाना है, तो ये इसका 8 गुना रहेगा, तो 64 का भी हम 8 गुना कर देंगे यदि, तो इसका आंसर हो जाएगा 512, ऑप्शन ए। अगला है, एक परीक्षा में 92% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए और 46 अनुत्तीर्ण हुए, मतलब 8% के बराबर कितने हो गए? 46 हुए, तो कितने उम्मीदवार उपस्थित रहे? तो हमें टोटल निकालना है, तो 100% के बराबर है, तो 40 बटे 8
गुणा 1% बराबर कितना हो जाएगा, इस 8 को यहाँ भेज देंगे तो 1% बराबर हो जाएगा 46/8। और टोटल कोई भी चीज़ प्रतिशत में रहती है तो 100% रहती है, तो गुणा हम यहाँ पर 100 कर देंगे। इसको काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 25, 100 हो जाएंगे। यहाँ 2 से काट देंगे तो 23 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा, यदि हम 23 गुणा 25 करेंगे तो 25 तिया 75, 7 25 दूनी 50 और 7 57। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला, कितनी राशि 90 रुपये से 10% अधिक है। तो कितनी राशि 90 रुपये से 10% अधिक है, मतलब 99 रुपये हो जाएंगे भाई। 90 का 10% 9, 90 में 9 जोड़ देंगे तो इसका 99। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, यदि x का 12.5% 6 है तो x का मान, वही चीज़ कोई प्रतिशत रहती है हमेशा 100% में रहती है। यानी कोई चीज़ यदि 12.5% बराबर 6 है तो हमें 100% बनाना है, मतलब इसका 8 गुना कर देंगे तो यहाँ भी 8 गुना हो जाएगा, तो 6 8 48 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, प्रतिशत के रूप में 3:5 है, तो 3:5 को 3/5 लिख सकते हो। प्रतिशत के रूप में करना है तो 100 का गुणा कर देंगे तो 5 से 20 बार कट जाएगा, 20 तिया 60। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला है, 0.375 कितने प्रतिशत के बराबर है। तो पहले इन्हें दशमलव से हम भिन्न में बदल लेते हैं, तो 375/1000 हो जाएगा। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा कर देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, नीचे बचेंगे 10। 10 को काटेंगे यदि हम ऊपर तो 37.5 इसका आंसर हो जाएगा, यानी 37.5। ऑप्शन नंबर सी। अगला है हमारा, वह संख्या चुने जो 2 और 7 से विभाज्य हो, यानी जिसमें 2 से भी भाग चला जाए या 7 से भी भाग चला जाए, या फिर सीधा उसमें 14 से भी भाग चला जाए। यानी 2 और 7 से जा रहा है तो इसके एलसीएम से भी विभाजित होगी, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि यदि हम इसका गुणनखंड करेंगे तो इसमें 2 भी रहेगा और 7 भी रहेगा, तो जिसमें भी 14 से भाग चला जाए वो ये आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, वह संख्या चुने जिसमें 11 और 5 से विभाजित हो। तो भाई 11 और 5 से विभाजित हो तो यहाँ भी आप ऐसा ही कर सकते हैं या भाग देकर देख सकते हैं। अगला इसी प्रकार से पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी 55 से विभाजित, तो वही 55 से या तो भाग देकर देख लीजिए, या आप इसको 11 और 5 से भी भाग देकर देख सकते हैं। या फिर इसका आप सभी को पता होगा कि 5 का डिवीजन का रूल क्या है कि भाई पीछे या तो 0 हो या 5 हो, तो सभी के में 0 या 5 है, मतलब 5 से तो सभी संख्या विभाजित हो रहे हैं, तो 11 का रूल लगा लेंगे कि एक संख्या को छोड़कर वो करते हैं, यदि 0 या 11 आता है तो वही संख्या 11 से विभाजित होती है, तो जो 11 से विभाजित होगी वो 5 से सभी है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सी 9 से विभाज्य। 9 से विभाज्यता का नियम क्या है कि जिसके सभी अंकों का योग 9 से कट जाए तो वह संख्या 9 से विभाजित है। तो यहाँ पर हम जैसे पहले को ही देखें तो 8 2 10 5 15 और 3 18 2 20 7 27 और 3 30 6 36, यानी इसके अंकों का योग 36 जो 9 से कट जाएगा, यानी ये संख्या भी 9 से विभाजित होगी। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन 10 से विभाज्य लेकिन 20 से नहीं, यानी 10 से विभाज्य लेकिन 20 से नहीं विभाजित होगी। तो हम पहले तो पता करेंगे कि 10 से रहेंगी कौन कौन सी विभाज्य, ए बी और डी, ये 10 से विभाजित रहेंगी लेकिन 20 से नहीं है। तो हम 20 का यहाँ पर एक काम और कर लेंगे भाई, 20 में हम यहाँ पर 20 से भाग देकर देख लेंगे। जैसे ए नंबर में ही देखें तो 20 से कम 20 6 बचे, 20 तिया 60 8 बचे, 20 चौको 80 9 बचे, यानी ये वाली 20 से विभाज्य नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सी 7 से विभाज्य। आप सीधा भाग देकर देख लीजिए, जिसमें भी 7 से चला जाए वही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इनमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। निम्नलिखित में से कौन सी 5 से विभाज्य लेकिन 4 से नहीं है। तो 5 से देखो, 5 से विभाजित कौन सी होगी, जिसके इकाई का अंक 0 या 5 हो, वह 5 से विभाजित होगी। तो ए भी है, बी भी है और सी भी हमारी 5 से विभाजित रहेगी, लेकिन डी नहीं रहेगी। अब इन तीनों में हम 4 से भाग देकर और देख लेंगे, तो जो जिसमें भी 4 से भाग नहीं जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, और 4 से आप सभी को रूल पता होगा कि भाई लास्ट की 2 संख्याओं में यदि भाग जा रहा है तो वह संख्या 4 से विभाजित होती है। तो यहाँ लास्ट की 2 40 है, ये 4 से विभाजित है, तो ये आंसर नहीं होगा। बी नंबर के लास्ट में हो रहा है 2 संख्या 65, 4 से भाग नहीं जा रहा, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि आप विभाजकता के नियम को एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको इन दिक्कत नहीं होगी। निम्न में भिन्नों में से सबसे बड़ी और छोटी बड़ी भिन्न ज्ञात करना है। तो इसका सीधा है, आप इसको भाग देकर देख लें और सीधा आंसर आ जाएगा आपका। जो भी बड़ी संख्या बने वही आपका आंसर होगा। दशमलव के 2 अंकों तक आप भाग देकर देखें। अगला रहेगा, इसमें हमसे छोटी भिन्न पूछी गई, तो इसमें भी आपको सेम वही करना है, भाग देना है और दशमलव के 2 अंकों तक देना है, और जो भी आपका आंसर हो जाएगा उसको आपको लगा देना है। अगला है हमारा, एक तंबू का आधार 150 सेंटीमीटर परिधि का एक नियमित षटभुज है। आधार की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। भाई 60 भुजे यानी 6 से हम भाग कर देंगे, तो 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 25 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, एक नियमित घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं। घनाभ मतलब आप कमरे को देख सकते हैं, कमरे में कितने शीर्ष रहते हैं। तो कमरे में 8 शीर्ष रहते हैं, सभी को पता होगा ये बात, तो बेसिक सी है।
अगला है हमारा, यदि एक वर्ग ए बी सी डी का विकर्ण ए सी कर्णी 5 है तो इसका क्षेत्रफल। भाई वर्ग का विकर्ण होता है a√2 बराबर दिया हुआ है हमें 5 कर्णी 2, तो कर्णी 2 से कर्णी 2 यहाँ कट जाएंगे तो a बराबर हमारा कितना आ गया 5, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 25। अगला है, दिए गए एक विकर्ण का वर्ग का विकर्ण 4 कर्णी 2 है और दूसरे वर्ग का विकर्ण क्या है जिसका क्षेत्रफल दिए गए वर्ग का दुगना है। यानी इसका विकर्ण है 1 कर्णी 2 बराबर 4 कर्णी 2, तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी 4, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 16 और इसके दुगना हो जाएगा दूसरे का क्षेत्रफल, दूसरे वर्ग का कितना हो जाएगा 32। अब भाई हमें इसका क्षेत्रफल यदि 32 है तो हमें क्या करना है, इसका हमें विकर्ण निकालना है। तो भाई क्षेत्रफल 32 है तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी a² बराबर यदि 32 है तो a बराबर कितनी हो जाएगी, तो a बराबर हो जाएगी √32। अब हमें विकर्ण निकालना है, तो विकर्ण क्या होता है a कर्णी 2 यानी 32 कर्णी 2, तो अंदर बन जाएंगे 64 और बाहर निकलेंगे तो 8 इसका आंसर हो जाएगा। अगला, अब यहाँ से हमारी पेडागोजी चालू होती है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उनके संक्रियाओं, मात्राओं, मापन आदि का शिक्षण गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। ये सही बात है भाई, संक्रियाओं, मात्राओं, इन चीज़ों का मापन, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम देखें तो राम खेल रहा है और 3 गेंदों को निम्न प्रकार से रखता है, कभी इस प्रकार से रख लेता है तो इन प्रकार से रख रहा है। मोहन उसके खेल को देखते हुए तालिका बना रहा है। उनके कार्य से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? राम खेल रहा है और मोहन गणित कर रहा है। राम और मोहन दोनों सामान्यीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, या राम और मोहन दोनों ही खेल रहे हैं, या राम गणित कर रहा है मोहन खेल रहा है। तो भाई राम खेल रहा है और मोहन गणित कर रहा है, ये स्वाभाविक सी बात है। अगला है, ह्यूरिस्टिक ग्रीक शब्द से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है मैं खोजता हूं या खोज करना, ऑप्शन सी। सभी गणितीय अवधारणाओं को ठोस वस्तुओं के माध्यम से नहीं सीखा जा सकता, यह कथन किसका है, या यह कथन किस विशेषता को इंगित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अमूर्तता को। यानी जो चीजें ठोस से नहीं सीखी जा सकती हैं वो हो जाएंगी अमूर्तता। पाठ्यक्रम निर्माण का मुख्य चरण क्या है? पाठ्यक्रम उद्देश्य को तैयार करना, पाठ्यक्रम को शामिल करने वाली सामग्री या विषय वस्तु का चयन, या पाठ्यक्रम की सामग्री को विकसित करना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नीचे दिए गए उपचारात्मक शिक्षण के चरणों का अनुक्रमिक क्रम क्या होना चाहिए? तो भाई उपचारात्मक शिक्षण का क्रम क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर रहेगा, सबसे पहले हमें विद्यार्थी का विश्लेषण करना पड़ेगा, फिर शिक्षण के उद्देश्य तय करने हैं उपचारात्मक शिक्षण के, फिर इसके बाद हमारा रहेगा पाठ्यक्रम को अपनाना, फिर उसकी रणनीति का चयन और फिर हमें मूल्यांकन करना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, शिक्षण सहायता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? तो ये सारे ऑप्शन, शिक्षण सहायता कठिन अवधारणा और अमूर्त विचारों को समझने में उपयोगी है, सही। शिक्षण सहायता उन छात्रों को मनोरंजन प्राप्त करती है जो इस विषय में रुचि रखते हैं, सही। शिक्षण सहायता छात्र को सीखने के लिए प्रेरित करती है, सही। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला, सबसे प्रभावी शिक्षण सहायता क्या है? तो सबसे प्रभावी शिक्षण सहायता रहेगी जो प्रत्यक्ष अनुभव, यानी शिक्षण सहायता सबसे प्रभावी कौन सी रहेगी? बच्चे के सामने जो प्रत्यक्ष अनुभव रहेंगे। अगला है हमारा, ठहरे हुए पानी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मलेरिया। ओजोन परत जो यूवी अल्ट्रावेव प्रकाश अवशोषण के लिए जिम्मेदार है, वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत हमारी समताप मंडल में पाई जाती है। उन विषम पोषण को क्या कहते हैं जो डेट्रस के सेवन से पोषक तत्व ग्रहण करते हैं? विषम पोषण यानी हेट्रोटॉप्स को क्या कहते हैं जो डेट्रियस के सेवन से पोषक तत्व प्रदान करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वी, डेट्रीब्यूटर्स, डेट्रीट्रिवोर्स। अगला है हमारा, कौन सी मानव गतिविधि वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन के स्तर को कम कर सकती है? तो इसका आंसर होगा मानव गतिविधि जो कि वनों की कटाई, इससे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ऑक्सीजन का स्तर। अगला है, वन घास के मैदान और मरुस्थल उदाहरण हैं, किस चीज के हैं? तो ये बायोम के उदाहरण हैं। किस परिस्थिति में तंत्र में संख्याओं का सीधा प्रभाव पिरामिड अनुपस्थित होता है? जंगलों में। अगला है हमारा, पारिस्थितिक अनुक्रम में अंतिम स्थिर समुदाय। तो अंतिम स्थिर समुदाय इसका है ऑप्शन नंबर ए, चरम उत्कर्ष। अगला है हमारा, श्रीनगर में पुराने घर ईंट और लकड़ी के बने होते हैं, दरवाजे और खिड़कियां में सुंदर व्रतखंड होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है भाई? तो इनके लिए मेहराब कहा जाता है। ये घर और उनकी विशेषताएं, उनके निवास, उनको क्या कहा जाता है, इन चीज़ों को आप पढ़ के जाना। अगला है, गोल्डन ईगल के घोंसले को क्या कहा जाता है? एक पक्षी रहता है तो इसको कहा जाता है आयरी। क्या कहा जाता है? आयरी, ऑप्शन नंबर डी।
अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपनी नुकीले चोंच की सहायता से पत्तियों को आपस में जोड़कर पादप रेशे को धागे के रूप में उपयोग करके घोंसला बनाता है? तो इसे टेलर बर्ड कहा जाता है। इसका नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, दर्जी पक्षी या टेलर बर्ड। अगला है हमारा, इंडियन नेशनल टूरिस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज की स्थापना जागरूकता को उत्साहित करने के लिए की गई थी। तो किसकी जागरूकता? तो ऑप्शन नंबर सी, लोगों के बीच सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण। अगला है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1861। अगला है हमारा, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वच्छता और आरोग्य शास्त्र। अगला है हमारा, उचित स्वच्छता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? उचित स्वच्छता रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक ऑप्शन नंबर सी, खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करके। निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष या एरोस्पेस एजेंसी अपने देश के साथ सही सम्मिलित नहीं है? तो आपको क्या करना है, जो कुछ प्रमुख देश है उनकी अंतरिक्ष एजेंसी को आपको याद कर लेना है। यहाँ पर जो है संसा, ये दक्षिण अफ्रीका की नहीं है, संसा ये की दक्षिण अफ्रीका की नहीं है, ये गलत सम्मिलित है। अगला है, ESA अंतरिक्ष एजेंसी किसकी है? तो ये यूरोप की है शायद से, हमारे यूरोप की है, यूरोपियन स्पेस रिसर्च सेंटर, ऑप्शन नंबर डी। अगला, एरियल 1 निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह या सैटेलाइट था? तो ये है यूके का, यूनाइटेड किंगडम। अगला है हमारा, IRAS-1A को किस वर्ष सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1988। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह हाल ही में इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये उस समय का पूछा गया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, EOS-3। अगला है, सरल भारत और खालिस्तान के समुद्र विज्ञान के अध्ययन के लिए एक संयुक्त उपग्रह मिशन है। तो ये रशिया के साथ था, ये फ्रांस के साथ था। भारत और फ्रांस का ये उपग्रह है सरल। अगला है, 2013 में लॉन्च किया गया उपग्रह मिशन सरल संक्षिप्त नाम का पूर्ण रूप क्या है? तो सरल का पूर्ण रूप है सैटेलाइट फॉर आर्गोस एंड अल्टिका, ये इसका पूर्ण रूप है। अगला, निम्नलिखित में से किस इसरो के लड्डू घोड़े वर्क हॉर्स ऑफ इसरो के रूप में जाना जाता है? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, PSLV। अगला है, इसरो के PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये भी पूछा जा सकता है, इसका हिंदी में है ध्रुवीय उपग्रह प्रमोदक रॉकेट, कितने चरण हैं? तो PSLV के 4 चरण रहते हैं। अगला है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का प्रशासनिक नियंत्रण किसके पास है? तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का प्रशासनिक नियंत्रण अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार के द्वारा है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, भूतुल्यकाली उपग्रह प्रमोचक रॉकेट यानी GSLV ने किस वर्ष अपनी पहली उड़ान भरी थी? तो इसका आंसर है 2001। भूतुल्यकाली उपग्रह प्रमोचक रॉकेट GSLV सेकंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो GSLV का पहला प्रक्षेपण असफल रहा, यही इसका सही नहीं है कथन। बच्चों द्वारा कोई भी अभिव्यक्ति नवाचार तरीके से की गई उस अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? कोई नवाचार तरीके से चीज करना या कुछ नया करना, ये हो जाती है क्रिएटिविटी। ऑप्शन नंबर ए। शिक्षकों को उन गतिविधियों के साथ पाठों की योजना बनानी चाहिए जिनका उद्देश्य कक्षा में युवा शिक्षार्थियों के बीच अभिव्यक्ति, रचनात्मकता, कल्पना, शारीरिक शक्ति। तो इसका हमें सही कोड मतलब ये हमारे ऑप्शन नंबर मतलब कथन 1, 2 और 3 हमारे सही रहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक शिक्षिका ने छात्र को अपने पास एक पेड़ का चित्र बनाने का कार्य दिया। वह सभी चीज़ों को उस पेड़ के चारों ओर देख सकती है। यह अधिगम का कौन सा तरीका है? तो इसका आंसर होगा अवलोकन, ऑब्जर्व करना। यदि आप सभी चीज़ों को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो अवलोकन विधि। अगला है, मूल कलाएं अक्सर बच्चे को वह अभिव्यक्त करने के लिए प्रेरित करती हैं जो वे बोलना नहीं चाहते। इस माध्यम से कौन सी रचनात्मक अभिव्यक्ति देखी जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गति एवं नृत्य। अगला है हमारा, अब यहाँ से हमारी इंग्लिश चालू हो जाती है। तो आप सभी को पता होगा कि 15 नंबर के यहाँ पर जो पेडागॉजी रहेगी और 15 नंबर की आपकी सब्जेक्ट पूछा जाएगा, जिसमें से आपको दो पैराग्राफ रहेंगे। कुछ में से आपको उन्हीं में से ढूंढकर उत्तर करने होंगे और कुछ का आपका ये रहेगा कि आपको ग्रामर भी पूछी जाएगी। तो अब हम यदि अगला सेक्शन देखें तो अगला सेक्शन हमारा शुरू होता है चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि सबसे टफ पूछा जाता है। और इसको पढ़ लिया यदि आपने अच्छे से, तो आपकी बाकी सभी सब्जेक्टों की आपकी
पेडागोजी भी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट में कुछ टॉपिक हैं वो सभी जगह टॉपिक मिलेंगे, जैसे मूल्यांकन हो गया, शिक्षण विधियाँ हो गई, शिक्षण के सिद्धांत हो गए, तो ये लगभग सभी जगह आपको सेम मिलेंगे। पहला हम देखें तो बालक के विकास में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करते हैं, परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, माता पिता या डी मित्र। तो इसका आंसर हो जाएगा माता और पिता। गर्भाधारण की प्रथम अवस्था क्या कहलाती है, तो इसको हम कह देते हैं डिम्ब अवस्था। ये आप अवस्थाएं पढ़ेंगे, ये अमेरिकी अवधारणा की अवस्थाएं हैं। चलना सीखना है, लक्षण, शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास या व्यवहार। तो इसका आंसर होगा क्रियात्मक विकास। चलना एक क्रिया है, वह सीख रहा है तो क्रियात्मक विकास हो गया। बालक के मानसिक स्वास्थ्य को कौन सा घटक प्रभावित नहीं करेगा, परिवार की गरीबी, कक्षा में नींद आना, स्नेह की कमी या घरेलू कलह। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, कक्षा में नींद आना इसके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करेगा। अगला है विकास का अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन, कल्पना में परिवर्तन, आकार में या भावना में। तो ऑप्शन ए विकास का अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन। कौन सा मानसिक विकार नहीं है, मिर्गी मानसिक विकार है, गाठिया तंत्रिका रोग या मनोविकृति। तो गाठिया एक मानसिक विकार नहीं है। मानसिक बीमारी शामिल नहीं है, अनुवांशिकता कारक, बचपन का अनुभव, मस्तिष्क में परिवर्तन या वात ज्वर। तो इसमें वात ज्वर जो रहता है रिहेमेटिक फीवर इसमें शामिल नहीं है। अगला है 1 वर्ष के स्वस्थ बच्चे का वजन होता है जन्म के वजन का 2 गुना, जन्म के वजन का 3 गुना या जन्म के वजन का 4 गुना या 5 गुना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। शैशव अवस्था में रक्तचाप होता है, कम, ज्यादा, बहुत कम, बहुत ज्यादा। तो इसका आंसर होगा कम। अगला है कौन सा भाषा दोष जिसमें गले की मांसपेशियों में ऐंठन हो जाता है। तो इसका आंसर होगा हकलाना। इसमें क्या होता है, गले की मांसपेशियों में ऐंठन की वजह से होता है। शेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व कितने प्रकार है या व्यक्तित्व के प्रकार हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मध्य आकृति। शेल्डन ने कुछ व्यक्तित्व के प्रकार बताए हुए हैं, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है व्यक्तित्व के जैविक निर्धारण घटक हैं, जैविक। तो इसका वंशानुक्रम जैविक निर्धारण घटक होगा किसी भी चीज का। अगला है भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, अनुबंध का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत या परिपक्वता का सिद्धांत। तो सारे हैं, लेकिन ऑप्शन सी भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया, ये आपसे बार बार पूछा जाएगा। इसका आंसर होगा गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत ने बहुत सारी बुद्धियों के बारे में बताया है। शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया किस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। तो सूचना प्रक्रिया यानी यह हमारी ऑप्शन नंबर बी कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित है। अगला एक छात्र जो शिक्षक एवं सहपाठियों से तर्क वितर्क करता रहता है वह होता है, तर्क वितर्क करता रहता है तो वह कौन सा बालक हो जाता है, तो वह प्रतिभाशाली बालक होता है। अगला है मेघ चित्र परीक्षण निम्न में से किसने मापन में प्रयुक्त होता है, यानी किसके मापन में प्रयुक्त होता है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपके व्यक्तित्व को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी को मापने में। प्रासंगिक अंतरात्मक परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की विधि है, ये प्रक्षेपी तकनीक है, प्रक्षेपी तकनीकें रहती हैं, TAT करके भी बोलते हैं इसको, थैमेटिक एपर्सिएशन टेस्ट ऐसे ही कुछ इसका नाम है। हाँ देख सकते हैं आप, थैमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट। अगला है हमारा अधिगम एक प्रक्रिया है, तो सामाजिक प्रक्रिया है, सामाजिक सोशल प्रक्रिया है। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं, तो केवल अधिगम शैली, केवल प्रेरणा या केवल रवैया। नहीं, केवल लगा हुआ है तो ये आंसर नहीं लेंगे, हम लेंगे ऑप्शन नंबर डी, सभी को शामिल किया गया है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण पहलू नहीं है शिक्षा का, तो शिक्षक महत्वपूर्ण पहलू है, शिक्षार्थी भी है, विषय सामग्री भी है और माता पिता। तो भाई शिक्षा का महत्वपूर्ण पहलू माता पिता नहीं है, गौण पहलू हो सकते हैं। अगला है सीखने को व्यक्तित्व और डैश कारकों की अंतःक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है, व्यक्तिगत और सामाजिक। इसका आंसर रहेगा सामाजिक मतलब पर्यावरण, एनवायरमेंटल। अगला हो जाएगा हमारा शिक्षण छात्रों का मार्गदर्शन करने की एक जटिल कला है, शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के बीच संबंध स्थापित करते हैं। तो इसका आंसर होगा कथन 2 हमारा सही होना चाहिए, हालांकि दोनों को सही माना गया है, माफ करना 1 और 2 दोनों ही सही रहेंगे। अगला है शिक्षण डैश होना चाहिए, नैदानिक और उपचारात्मक। तो इसका तो दोनों ही सही रहेंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है व्यक्ति अधिगम का अर्थ है इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग, व्यक्तिगत अधिगम। तो प्रत्येक व्यक्ति का अधिगम का अपना तरीका होता है, या शिक्षक ने प्रत्येक व्यक्ति के अधिगम के लिए व्यक्तिगत शिक्षण योजना बनाई है। तो इसका आंसर हमारे हिसाब से तो दोनों ही होना चाहिए, हम देखते हैं क्या है। नहीं सॉरी, इसका आंसर है ओनली वन, प्रत्येक व्यक्ति का अधिगम का अपना तरीका होता है।
अगला है हमारा, थर्स्टन ने कितनी प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सुझाव दिया है? तो थर्स्टन के अनुसार 7 मानसिक योग्यताओं का इन्होंने सुझाव दिया है। एक बच्चे का सीखना डैश से शुरू होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा घर से ही शुरू हो जाता है। जब वह जन्म लेता है परिवार से ही उसका सीखना शुरू हो जाता है। अगला है, शिक्षण एक कला है या एक विज्ञान है? तो कला और विज्ञान दोनों ही हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो नेगेटिव हमें कथन ढूंढना है। अधिगम शिक्षार्थी के पिछले अनुभवों का सारांश है, बिल्कुल सही बात है यह। अधिगम शिक्षार्थी के ज्ञान और अनुभव का रचनात्मक संश्लेषण, सही है। अधिगम का लक्ष्य उच्च स्तर की सोच है या अधिगम का रचनात्मक है? तो यह भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिगम शिक्षार्थी के पिछले अनुभव का सारांश नहीं बोल सकते हम इसको, माफ करना, सारांश नहीं बोल सकते। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है और जो कि अंतिम प्रश्न हमारा, अधिगम को शिक्षार्थी के व्यवहार में डैश परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया गया है, जबकि शिक्षण गतिविधि को छात्र के जीवन में डैश परिवर्तन के उत्पन्न करने के लिए किया गया है। तो भाई अधिगम को किस परिवर्तन के लिए? तो अधिगम को अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन के लिए प्रभावित किया गया है और शिक्षण गतिविधि को छात्र के जीवन में वांछित परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए प्रभावित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारे आज का जो सेट है वह खत्म हुआ। इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। आपको प्रीवियस ईयर से एक आइडिया लग सकता है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के साथ बने रहिए इस चैनल के साथ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।